नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगले 1 घंटे तक सीधे आपसे जुड़ी खबरों की हम बात करेंगे। पहले आधे घंटे में होंगी राजनीति की बात और फिर अगले आधे घंटे में करेंगे आपकी जिंदगी से सीधे सीधे वास्ता रखने वाली खबरों की बात। आज के बुलेटिन की जो अहम खबरें हैं वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक बड़ा बयान दिया है जिससे यूपी में जुबानी जंग होना तय है। वो खबर हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की करेंगे जिस पर विपक्ष का आक्रमण लगातार जारी है। और तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी के एक मंत्री बोले लोगों की कमाई ज्यादा है और इसीलिए पेट्रोल महंगा नहीं है। और शाम 7:30 बजे के स्पेशल सेगमेंट में बात होगी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, अभिनेत्री अनन्या और गांजे की। तो हम आपको बता दें कि जो हमने आपको खबरें बताई उसमें उत्तर प्रदेश की खबर सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा ये कांग्रेस ही थी जिसने दशकों पहले आतंक की जड़ बोई थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर खत्म किया। आतंक के बहाने योगी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए आप क्या कुछ कहा। आतंकवाद की जो जड़ थी जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से यूपी चुनाव में आतंक का मुद्दा उठ गया है, क्योंकि योगी ने आतंकवाद, राम जन्मभूमि को मिलाकर अखिलेश की पार्टी एसपी को निशाने पर ले लिया। सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। हालांकि बयान की ये लाइन गौर करने वाली है, जिसमें योगी आतंकियों का बचाव और हिंदुओं पर केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती। यकीनन योगी का बयान न कांग्रेस को पसंद आएगा न एसपी को। भारतीय जनता पार्टी और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति झूठ बोलता है। आतंकवाद का दर्द हमने अपने नेता को, राजीव गांधी को खोया, इंदिरा गांधी को खोया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश की कभी बात नहीं करते। वो पंजाब में जाएंगे तब दूसरी बात करेंगे, राजस्थान में जाएंगे दूसरी बात करेंगे, मगर सड़क से लेकर जेल तक तो उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, किसानों के दर्द, आंखों में आंसू हैं, लगातार शहीद हो रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी? तो चुनाव नजदीक है और इसीलिए वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी और जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के नाम संबोधन दिया और एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पार वाले कीर्तिमान की तारीफ की। लेकिन ये तारीफ विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार कोरोना वैक्सीनेशन पर भी प्रचार का इवेंटीकरण कर रही है। ताली, थाली बजाई, दिए जलाए, तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी। कल देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के वार ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया और आज पीएम मोदी ने इसे देश के नाम संबोधन में बयां किया। भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। मोदी का संबोधन खत्म होते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। एक बयान में पूछा गया कि सरकार दूसरी डोज का आंकड़ा कब बताएगी। कि आज भी 10 में से सिर्फ 2 हिंदुस्तानियों को डबल डोज इंजेक्शन मिला है, 8 को डबल डोज नहीं मिला है।
तो पीठ थपथपाने से पहले उसका बंदोबस्त करिए। तो दूसरे मंच से दिवंगत राजीव गांधी जी के वैक्सीन पर काम याद दिलाए गए। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 6 डिजीज जिसमें बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डीपीटी, मीजल्स, टेटनस, इनके खिलाफ एक जंग लड़ी, पर हमने इवेंटोलॉजी नहीं करी। टीके पर इस सियासी टीका टिप्पणी से एक बात तो साफ है कि विपक्ष को डर है कि कोरोना वैक्सीन का माइलेज सरकार और बीजेपी ले जा रही है। जरा यूपी में योगी सरकार के विज्ञापन की ये तस्वीर देखिए, जिसमें 100 करोड़ के जश्न को जीत का टीका शीर्षक में दिखाया गया। वैसे यूपी में अगले साल चुनाव भी हैं। इधर दूसरा राज्य बंगाल केंद्र से कुछ सवाल पूछ रहा है। बंगाल में समय पर वैक्सीन नहीं है। जिस समय गुजरात में वैक्सीन काफी था, उस समय बंगाल में वैक्सीन का कमी था। देश में कोरोना वैक्सीन पर सियासत के बीच 100 करोड़ के आंकड़े पर स्वास्थ्य संगठन तारीफ कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हिंदुस्तान का हौसला बढ़ा रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीन का रक्षा कवच मजबूत हो रहा है। देश के 25 से ज्यादा शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हैं। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है तो लगता है कि मजाक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक मंत्री के बयान के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। अब मंत्री पर चौतरफा सियासी हमले हो रहे हैं। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। आपको यकीन नहीं होगा, कान धोखा खा जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, सब कुछ सपना सा लगेगा, क्योंकि पेट्रोल के बारे में यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी का दावा है कि पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है। कहीं नहीं बढ़ा है, तभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। इसलिए अब इनका पूरा बयान यानी तेल पर ये ज्ञान जुबान से निकलते हर शब्द को लिखकर आपको दिखाते हैं। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। यूपी में चुनाव है और महंगा पेट्रोल जनता की कमजोरी है, तो विपक्ष ने ये मुद्दा तुरंत लपक लिया। एसपी के अखिलेश बोले, यूपी के भाजपाई मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मंत्री जी को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। प्रभाव देश में पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, तो ये जो महंगाई की मार को लेकर जनता त्रस्त है और ये लोग मस्त हैं, ये बयान बिल्कुल वही जाहिर करता है। इस नासमझ मंत्री से कहिए कि डीजल की कीमत बढ़ा के देश की हर चीज की कीमत आप बढ़ा रहे हैं। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। जी, हर चीज मुफ्त है, मुफ्त का बाजार लगा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब सब कुछ मुफ्त ही है तो तेल को मुफ्त क्यों नहीं कर देते। सरकारी लूट है, इतनी मुश्किल हो रही है कि मैंने गाड़ी स्कूटर सब घर में रख दिया और साइकिल पे घूम रहा हूँ। ऊपर वाला लोग तो कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है। पेट्रोल के भाव कम करना चाहिए। देश के 25 से ज्यादा शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा है और पिछले 3 दिन से दाम लगातार बढ़े हैं। और ऐसे में जनता के जख्मों पर बयान देकर यूपी के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने तेल पर खेल कर दिया है। महिलाओं को 40% टिकट और लड़कियों को फ्री फोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी के बाद प्रियंका गांधी कल कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही हैं। आज बीजेपी ने भी लखनऊ में यादव सम्मेलन किया, तो समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंध की तैयारी। यूपी में चुनावी सियासत तेज है। कल प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी, तो आज लखनऊ में बीजेपी ने यादव सम्मेलन किया।
और यादवों को लुभाने के लिए बीजेपी के यादव नेता मंच पर जुटे। उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठी बीजेपी जातिगत समीकरण साधने के लिए पूरे प्रदेश में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है और इसके तहत आज लखनऊ में कार्यक्रम हुआ जिसमें यादव समाज को संबोधित किया गया। अब देखिए कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम जो यादव नेता हैं वो मौजूद रहे और इस बीच में सबसे बड़ी बात कही राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने। एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पूरी तरीके से चरितार्थ हुआ है और यादव समाज अब पूरी तरीके से समझ गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहने में कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं है। समाजवादी पार्टी अराजक तत्वों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है इस देश को तोड़ना चाहती है। प्रदेश की सामाजिक जो समता, समरसता, ममता का जो भाव है इसको समाप्त करना चाहती है और यादव समाज अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज बात 22 साल की बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे से चल रही पूछताछ की करेंगे। वो पूछताछ जिसके बारे में अनन्या को दोबारा एनसीबी ने अपने दफ्तर बुलाया। पूछताछ इसलिए क्योंकि अनन्या का नाम आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में सामने आया और उस चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। अब उसी व्हाट्सएप चैट को लेकर एनसीबी अनन्या से कुछ सवालों का जवाब मांग रही है। हालांकि एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे ने पूछताछ में कहा है कि उन्होंने कभी किसी प्रकार की ड्रग्स का कोई सेवन नहीं किया। बुधवार तक दुनिया 22 साल की अनन्या को अभिनेता चंकी पांडे की बेटी और बॉलीवुड की एक उभरती हुई स्टार के तौर पर जानती थी। लेकिन 21 अक्टूबर की तारीख ने अनन्या पांडे के साथ आर्यन खान ड्रग्स मामले को जोड़ दिया है। पीछे की सीट पर बैठी हुई है अनन्या पांडे। चैट में ड्रग्स को लेकर दोनों क्या बात कर रहे थे? आप देख सकते हैं अनन्या पांडे यहाँ पहुंची हैं अपने पिता के साथ। आज फिर से आज दूसरा दिन है जब उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया गया है। बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। सफेद कुर्ता पहने और काले रंग का मास्क लगाए एनसीबी दफ्तर में जाती ये अनन्या पांडे हैं और उनके साथ पिता चंकी पांडे भी मौजूद हैं। शुक्रवार को दूसरी बार अनन्या पांडे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया क्योंकि गुरुवार को अनन्या से सिर्फ 2 घंटे की बातचीत हो पाई थी। टीवी स्क्रीन पर अनन्या पांडे की 2 तस्वीरें मौजूद हैं। एक गुरुवार यानी कल की है और दूसरी आज एनसीबी दफ्तर पहुंचने की। लेकिन खास बात ये कि दोनों ही तस्वीरों में अनन्या ने कुछ भी बदला नहीं है। कल भी अनन्या ने सफेद कुर्ता पहना था और आज भी जींस भी डेनिम ब्लू कलर की है। आंखों पर चश्मा और काले रंग का मास्क पहन रखा है। हेयर स्टाइल भी दोनों दिन एक जैसी है। अगर तारीख का पता ना हो तो ये तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि अनन्या पांडे की कौन सी तस्वीर गुरुवार की है और कौन सी शुक्रवार की। हालांकि अनन्या के पिता चंकी पांडे जरूर बदले हुए दिखे। वो कल ब्लू कलर की फुल शर्ट पहने हुए थे जबकि आज हाफ शर्ट पहनकर अपनी बेटी के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। कल एनसीबी ने अनन्या पांडे को दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अनन्या 2 घंटे देर से पहुंची थी। इसके बाद अनन्या पांडे को एनसीबी ने शुक्रवार को फिर से सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर आने के लिए कहा। आज भी अनन्या पांडे निजी वजहों से कुछ घंटों की देरी से एनसीबी दफ्तर पहुंची। आप देख सकते हैं अनन्या पांडे यहाँ पहुंची हैं अपने पिता के साथ। आज फिर से आज दूसरा दिन है जब उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया गया है। अनन्या पांडे अभी एनसीबी दफ्तर में पहुंची हैं। वापस तीसरी मंजिल पे ले जाया जाएगा जहां पर उनके साथ पूछताछ की जाएगी। कल जब अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के जोनल हेडक्वार्टर पहुंची थी तो चंकी पांडे को पूछताछ से अलग बाहर बिठाया गया था।
अनन्या पांडे से इन्वेस्टिगेटिंग अफसर वीवी सिंह, जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और एक महिला अधिकारी ने पूछताछ की थी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ क्यों कर रही है। दरअसल अनन्या से पूछताछ का आधार बना है आर्यन खान से उनका व्हाट्सएप चैट। आर्यन की जमानत याचिका को खारिज करवाने के लिए एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि आर्यन कई सालों से ड्रग्स लेते रहे हैं। 2019 के चैट सामने रखे गए और ये बताने की कोशिश की गई एनसीबी द्वारा कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ये पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं और अरबाज मर्चेंट के पास से चरस बरामद किया गया। तो और इन दोनों साथ में क्रूज बोर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इनको पकड़ा गया और जैसा जांच में पाया गया चरस है। और इन दोनों के लिंक सामने आए हैं, व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। आर्यन खान के चैट कई लोगों से सामने आए हैं, इसमें से कुछ लोगों से उन्होंने हार्ड ड्रग्स की बातें की हैं। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी या फिर बॉलीवुड के परिवारों से जुड़े हुए सदस्य युवा हैं, उनके साथ भी चैट हैं जिसमें हार्ड ड्रग्स की बातें हो रही हैं। आर्यन खान के 2018-19 की व्हाट्सएप चैट अनन्या से पूछताछ का आधार बनी है। चैट में 3 बार वीड यानी गांजे की सप्लाई का जिक्र है। 2 बार आर्यन को और 1 बार पार्टी में गांजा की सप्लाई को लेकर अनन्या का नाम आया है। अनन्या पांडे के दोनों फोन सीज कर दिए गए हैं। पुराने हैंडसेट के साथ कुछ महीने पहले खरीदा गया फोन भी शामिल है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक चैट में आर्यन खान ने अनन्या पांडे से गांजा लाने को कहा था और इस दरमियान आर्यन ने अनन्या पांडे से कुछ ड्रग सप्लायर के नंबर शेयर किए थे और आरोप यह भी है कि ये गांजा आर्यन तक अनन्या ने पहुंचा भी दिया था। इसके अलावा जब आर्यन और अनन्या दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले थे तो भी आर्यन के कहने पर अनन्या के गांजा लेकर आने के जिक्र व्हाट्सएप चैट में है। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट में अनन्या आर्यन खान से कहती हैं कि वो पहले भी इसे ट्राई कर चुकी हैं और इस बार भी ट्राई करना चाहिए। हालांकि जब एनसीबी ने अनन्या से इस चैट को लेकर सवाल किए तो अनन्या ने कहा कि वो मजाक कर रही थी। अनन्या ने गांजे की सप्लाई वाली बातचीत से भी इनकार किया है। अनन्या ने एनसीबी को बताया कि चैट उस वक्त किसी सिगरेट को लाने के संदर्भ में थी और इस बातचीत को काफी वक्त बीत चुका है, इसलिए उन्हें ठीक से याद नहीं है। इतना ही नहीं, अनन्या ने कहा कि वीड यानी गांजा एक ड्रग्स है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। अनन्या ने एनसीबी अधिकारियों को बताया कि उन्होंने न तो कभी ड्रग्स का सेवन किया है और न ही कभी सप्लाई किया है। अनन्या और आर्यन खान का रिश्ता सिर्फ व्हाट्सएप चैट तक नहीं है। दोनों परिवारों की दोस्ती बहुत गहरी रही है। चंकी पांडे की बेटी अनन्या और शाहरुख खान की बेटी सुहाना दोनों एक दूसरे की बेहद करीबी दोस्त हैं। पार्टी करनी हो या फिर गॉसिप, शॉपिंग से लेकर शूटिंग के किस्सों तक ये सब कुछ शेयर करते हैं। Now I have so many memories. Like Suhana and I have grown up together, and my only complaint is that she lives too far away, and I barely get to see her because she studies abroad. But I think my favorite memory with her would be that when we were younger, Suhana and I would do every class together, like whatever class it would be. We've done ballet together, we've done Kathak together, we've done art class together, we've gone to New York Film Academy together. So Suhana and I would just like do every class together, and I think that's some of my favorite memories. और सिर्फ सुहाना के साथ ही नहीं, आर्यन खान के साथ भी अनन्या पांडे की ट्यूनिंग बेहतरीन है। 22 साल की अनन्या पांडे और 23 साल के आर्यन खान एक साथ धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं। इंटरनेशनल स्कूल जो कि मुंबई के बीकेसी में स्थित है। जहां तक आर्यन खान की बात है तो मैं बता दूं कि आर्यन खान ने 2016 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी। इसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए विदेश चले गए थे, जबकि अनन्या पांडे ने 2017 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद कम उम्र में ही फिल्मों में बिजी होने की वजह से वो हायर स्टडीज नहीं कर पाई। एक और जानकारी मैं दे दूं कि आर्यन खान की बहन सुहाना खान, जो कि अनन्या पांडे की बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने भी इसी धीरूभाई
अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की थी। आर्यन, अनन्या और सुहाना तीनों के बीच स्कूल का रिश्ता भी है और परिवार का भी। दोस्ती कितनी गहरी है वो इससे समझिए। साल 2020 के स्वागत के लिए जब शाहरुख के तीनों बच्चे आर्यन, सुहाना और अब्राम पिता के अलीबाग वाले फार्म हाउस पर मौजूद थे तो उस पार्टी में अनन्या पांडे भी थी और 2019 का आखिरी वीकेंड भी अनन्या ने शाहरुख के परिवार के साथ ही गुजारा था। दरअसल आर्यन और सुहाना की मां गौरी खान और अनन्या पांडे की मां भावना पांडे के बीच पिछले 30 सालों की दोस्ती है। हर खास मौके से लेकर तीज त्योहार तक दोनों एक साथ नजर आती हैं। और इसी की एक झलक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में दिखी थी, जिसमें गौरी खान और भावना पांडे साथ दिखाई दी थी। लेकिन चंकी पांडे और शाहरुख के परिवार के बीच गहरी दोस्ती की नींव में क्या है, ये कम ही लोगों को पता है। दरअसल शाहरुख जब फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई की खाक छान रहे थे, तब संघर्ष के उन दिनों में चंकी पांडे ने शाहरुख की मदद की थी। चंकी पांडे ने उस दौर में न केवल शाहरुख खान को पनाह दी थी, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े लोगों से भी मिलवाया था। ये उस वक्त की बात है जब शाहरुख बॉलीवुड में एक स्ट्रगलर की तरह काम ढूंढ रहे थे और चंकी एक स्टार बन चुकी। शाहरुख खान कभी भी मुश्किल दिनों में चंकी पांडे की मदद को नहीं भूले और जब भी मौका मिला तो दुनिया को चंकी के साथ अपनी दोस्ती की ये दास्तान बताने से भी नहीं चूके। यही वजह है कि चंकी पांडे और शाहरुख खान के परिवार की दोस्ती सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं रही, उनके बच्चे भी उतने ही गहरे दोस्त बने। और इसी का सबूत है कि एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए उन्हें सेकंड डैडी तक कहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।